मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयट क्लासेस। चैनल रॉयट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 25 है, सॉल्यूशन नाम है चैप्टर का। 12th क्लास का ये चैप्टर है। VSTH 15, VSTH 14 हो चुका है। VSTH 14 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब VSTH 15 पढ़ रहे हैं। VSTH 14 में हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशन पर डिस्कशन शुरू किया था। सॉल्यूशन पर डिस्कशन, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद हम लोगों ने देखा था कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर है। अब छोटी छोटी और बातें हैं जिसे देखते हुए चला जाए। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कॉमा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, एंड सुपर सैचुरेटेड, एंड सुपर सैचुरेटेड, एंड सुपर सैचुरेटेड। तीन टर्म पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इसे देखिए। एक काम करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सॉल्वेंट पानी मिला लेते हैं। पानी भी एक सॉल्वेंट है, कोई और भी सॉल्वेंट हो सकता है। मैंने एक सॉल्वेंट ले लिया, कोई आप ले लीजिए सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें आप सॉलिड मिला दीजिए। सॉलिड और सॉल्वेंट मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ये अब एक सॉल्यूशन है, अब यह एक सॉल्यूशन है, अब यह एक सॉल्यूशन है। इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर है। इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन कहीं बनाया होगा ना आपने, जहां भी बनाया वहां टेम्परेचर कांस्टेंट कर दीजिए। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी आप इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं। इस सॉल्यूशन का अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना हो तो आप इसके नीचे बर्नर रख दीजिए, इसके नीचे जो है फ्लेम रख दीजिए। क्या होगा, ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन हमने नहीं बढ़ाना है। ये सॉल्यूशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब अगर गौर से सुनिएगा, अब अगर आपने सॉल्यूट एक्स्ट्रा ऐड किया, एक्स्ट्रा सॉल्यूट इज एडेड, टेम्परेचर क्या है भाई, कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखिएगा, और एक्स्ट्रा सॉल्यूट इज एडेड, ठीक है। एक्स्ट्रा सॉल्यूट, एक्स्ट्रा सॉल्यूट इज एडेड, एक्स्ट्रा सॉल्यूट इज एडेड, एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड किया गया। क्लियर है। अगर हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड करें और नतीजे में ये सॉल्यूट भी डिसॉल्व हो जाए, एक्स्ट्रा सॉल्यूट इज एडेड, ठीक है। एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड करें, नतीजे में क्या हो, वो डिसॉल्व हो जाए। केस क्या बन रहा है, केस ये है एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व्स, एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व, एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व। अगर एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया तो इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं था, अनसैचुरेटेड था। यानी ये अनसैचुरेट है, अभी इसमें और चाहिए, ये और डिसॉल्व कर सकता है। एक्स्ट्रा सॉल्यूट अगर हमने डिसॉल्व किया, दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। क्या मतलब है, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। हमने एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन में हमने एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐड किया। अगर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन डिसॉल्व हो जा रहा है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन क्या हो रहा है भाई, अनसैचुरेट है, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। टेम्परेचर क्या रखेंगे भाई, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहां हम लिख दें टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। अरे एक बात बताते हैं आपको कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, सपोज अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया, तो नो डाउट और सॉल्यूशन इसमें डिसॉल्व होगा, और सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट केस ऐसा भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा सॉल्यूट
इज नॉट एडेड, एक्स्ट्रा सॉल्यूट इज एडेड, डिजॉल्व नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा सॉल्यूट इज एडेड, ठीक है। एक्स्ट्रा सॉल्यूट जब हम ऐड किया तो केस ये है कि एक्स्ट्रा सॉल्यूट डज नॉट डिजॉल्व, कैन नॉट डिजॉल्व, एक्स्ट्रा सॉल्यूट कैन नॉट डिजॉल्व, डिजॉल्व नहीं हो सकता, कैन नॉट डिजॉल्व, एक्स्ट्रा सॉल्यूट कैन नॉट डिजॉल्व, एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व नहीं होगा, एक्स्ट्रा सॉल्यूट कैन नॉट डिजॉल्व, ऐसा भी हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सैचुरेट है, दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, दिस इंप्लाइज solution is saturated, this implies solution is saturated, this implies solution is saturated, यानी कि सॉल्यूशन सैचुरेट कर गया, सैचुरेट का मतलब संतृप्त, तृप्त, एकदम अब क्लियर है, अभी से इसके ज्यादा जरूरत नहीं है, संतुष्ट है, इससे ज्यादा वो सॉल्यूट नहीं लेगा। हाँ ये हो सकता है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो थोड़ा और सॉल्यूट ये ले लें, हम इसे टेम्परेचर कांस्टेंट ही रख रहे हैं, तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ये क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कई बार क्या होता है कि आपने जब एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाला तो वो डिसॉल्व होने की जगह जो उसमें पहले से मौजूद है वो भी प्रेसिपिटेट करने लगा, जो पहले से मौजूद है वो भी प्रेसिपिटेट करने लगा। सॉल्यूट छोड़िए, कोई भी चीज डालेंगे वो प्रेसिपिटेट करने लगे, यहां तक कि उसे आप थोड़ा हिला दें तो भी वो प्रेसिपिटेशन शो करे। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि जो डिसॉल्व्ड साल्ट है वो सॉल्यूशन से बाहर निकल आए, ठीक है। अगर हमने एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाला है तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सॉल्यूट जैसे ही हमने ऐड किया है तो हम ये कहेंगे कि ये प्रेसिपिटेशन शो करने लगे, है ना। सॉल्यूशन एग्जिबिट प्रेसिपिटेशन, सॉल्यूशन एग्जिबिट प्रेसिपिटेशन, एग्जिबिट प्रेसिपिटेशन, solution exhibit precipitation, precipitation मतलब solution exhibit precipitation, that means dissolved salt, घुला हुआ salt will come out, बाहर आ जाए, that is dissolved salt will come out, dissolved salt या solute करें यहाँ पर, dissolved solute will come out, dissolved solute will come out, dissolved solute will come out, solution exhibit precipitation, solution जो है precipitation exhibit कर रहा है, तो जो dissolved solute है वो come out हो जाएगा, बाहर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, this implies solution is super saturated, this implies solution is super saturated, solution is super saturated, solution is super saturated, solution is super saturated, solution super saturated है। अब आइए थोड़ा सा इस पर बातचीत कर लेते हैं। आपने कभी घर में या हलवाई के पास शक्करपारा बनते हुए देखा होगा, शक्करपारा समझते हैं ना, शक्करपारा समझते हैं। शक्करपारा होता यह है कि क्यूब्स, कई जगह उसे खोरमा भी बोलते हैं, मैदे का क्यूब्स बनाया जाता है, उसे फिर फ्राई किया जाता है और फिर उसे चाशनी में डाला जाता है, तो चाशनी में डालने पर उसके ऊपर चीनी लिपट जाता है, ठीक है ना, उजले रंग का वो बन जाता है, व्हाइट कलर का, और फिर उसे लोग मीठा क्यूब के रूप में खाते हैं, तो उसे शक्करपारा कहते हैं, है ना। अगर ये स्मार्ट बोर्ड होता तो शक्करपारा का फोटो मैं दिखा देता, आप शक्करपारा समझ सकते हैं। समझिए, मैं और समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। आप एक पानी ले लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, पानी में चीनी डिजॉल्व हो गया, शरबत बना रहे हैं ना, थोड़ा सा चीनी डालिए, दूसरे बार फिर 1 चम्मच और डालिए, तो अगर वो चम्मच चीनी भी डिजॉल्व हो गया, इसका मतलब जो सॉल्यूशन था वो अनसैचुरेटेड था, जो सॉल्यूशन था वो क्या है, अनसैचुरेटेड। आपने क्या किया, और चीनी डाल दिया, और चीनी डाल दिया, आखिर एक वक्त आएगा कि अब एक्स्ट्रा सॉल्यूशन उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, क्लियर है, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन डिजॉल्व नहीं होगा उसी खास टेम्परेचर पर, टेम्परेचर अगर हम मेंटेन करें तो। अब हम अगर टेम्परेचर को मेंटेन ना करें, टेम्परेचर बढ़ा भी दें तो क्या होगा, कुछ और चीनी उसमें घुल जाएगा। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें और चीनी डालते जाएं तो एक और वक्त आएगा कि वो एक्स्ट्रा चीनी नहीं लेगा, यहां तक कि उस सॉल्यूशन को अगर आप थोड़ा किसी चम्मच से छू भी देंगे तो वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट होने लगेगा। अगर उसमें आप मैदे का क्यूब डालेंगे तो मैदे के क्यूब के ऊपर चीनी लिपटने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सॉल्यूशन को हम
क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब एकदम से सैचुरेट है, थोड़ा सा भी अगर आपने एक्स्ट्रा दिया तो उल्टा दे देगा कि लो भैया इसे भी तुम ले जाओ। सुपर सैचुरेटेड मतलब वो डिजॉल्व साल्ट भी निकल जाएगा, डिजॉल्व सॉल्यूट भी निकल जाएगा, तो उसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में ये तीन टर्म आपको समझना चाहिए, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब अभी सॉल्यूट और इसमें डिजॉल्व होगा, गुंजाइश है। सैचुरेटेड मतलब सॉल्यूट अब डिजॉल्व नहीं होगा पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। सुपर सैचुरेटेड मतलब सॉल्यूशन इतना अधिक डिजॉल्व है कि थोड़ा उसे आप छेड़छाड़ कर दें, थोड़ा सा उसे छू ले, ठीक है, थोड़ा सा आप अगर उसमें कोई चीज डाल दें तो वो क्या करेगा, जो अंदर में डिजॉल्व सॉल्यूट है उसे भी बाहर कर देगा, प्रेसिपिटेट करने लगेगा, जमने लगेगा। तो इसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो इस तरीके से ये टर्म भी आपको जानना चाहिए, ये भी डिस्कस करना जरूरी था। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन। एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, कि कितना एक्सटेंट जो है डिसॉल्व हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन। क्या हम किसी चीज को पानी में या किसी सॉल्वेंट में डाल दें, किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डाल दें, तो आपको क्या लगता है कि वो सॉल्यूट जो है 100% डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं, कई केसेस बनते हैं। ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूट 100% उसमें डिसॉल्व हो जाए, ऐसा हो सकता है कि कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, थोड़ा पार्ट डिसॉल्व हो जाए और ज्यादा बड़ा पार्ट डिसॉल्व ना हो, और ऐसा हो सकता है कि डिसॉल्व ही ना हो, ऐसा हो सकता है कि डिसॉल्व ही ना हो। क्लियर है? तो तीनों प्रकार की बातें हो सकती हैं, तो उसी पर थोड़ा चर्चा किया जाए कि किस हालत में डिसोल्यूशन होगा। एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन, एक्सटेंट मतलब हद, एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन की हद की बात की जाए। क्लियर है? एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन, किस हद तक डिसॉल्व हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? देखिए सॉल्यूशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन की बात करें तो एक क्या हो सकता है, एक ये है कि सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया 100%, ठीक है, कंप्लीटली मिसेबल हो गया, यानी कंपोनेंट कंप्लीटली मिसेबल है। एक एक्सटेंट क्या हो सकता है, कंप्लीटली मिसेबल, कंप्लीटली मिसेबल, और दूसरा क्या हो सकता है, पार्शियली मिसेबल, पार्शियली मिसेबल। पार्शियली मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया, नहीं भी हुआ, पार्शियली मिसेबल। और तीसरा है इनकम्प्लीटली मिसेबल, इनकम्प्लीटली मिसेबल, इनकम्प्लीटली मिसेबल, एकदम 100% इनकम्प्लीटली मिसेबल है, इनकम्प्लीटली मिसेबल, इनकम्प्लीटली मिसेबल। एक है कंप्लीटली मिसेबल, दूसरा है पार्शियली मिसेबल, और तीसरा है इनकम्प्लीटली मिसेबल, तीसरा है इनकम्प्लीटली मिसेबल। ये तीन तरीके के केसेस हो सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि ये जो डिसोल्यूशन के एक्सटेंट है वो किस चीजों पर निर्भर करता है। लिखिएगा एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन को प्रभावित करने वाले कारक, लिखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन, लिखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन। तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स गिनाए जाते हैं ना, जिसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, वन बाय वन हम एक एक फैक्टर पर बात करें। पहला है मॉलिक्यूलर साइज, पहला है मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज। जब हम किसी दो चीज को मिलाएंगे या दो से अधिक चीजों को मिलाएंगे तो याद रखिए मिलने वाले जो कंपोनेंट हैं अगर उनका मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है, कंपेरेबल हो, कंपेरेबल मतलब इक्वल नहीं हो लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस भी ना हो, अगर कंपेरेबल है तो इस कंपेरेबल मॉलिक्यूलर साइज के कंपोनेंट आपस में आसानी से मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप ऐसे समझिए, आप पॉलीथीन ले लीजिए, पॉलीथीन को गर्म कर लीजिए, पॉलीथीन को गर्म कर लीजिए, आपको मालूम है कि ये क्या है, पॉलीमर है।
यानी इसका साइज बहुत है, बड़ा मॉलिक्यूल का बहुत बड़ा साइज है। अब पानी ले लीजिए, पानी एक सिंपल मॉलिक्यूल है, पानी में पॉलीमर को डिसॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या आपको लगता है कि डिसॉल्व होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन दो पॉलीमर को एक दूसरे में डिसॉल्व करें तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर साइज बहुत मैटर करता है। डिसॉल्व का मतलब क्या है? होमोजेनसली मिक्स होना, एक दूसरे के साथ एकदम से प्रॉपर एडजस्ट कर जाना। तो प्रॉपर एडजस्टमेंट के लिए जरूरी है कि साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो। तो याद रखिएगा, कंपैरेबल साइज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट विल फेवर डिसोल्यूशन। लिखिएगा, कंपैरेबल साइज, कंपैरेबल साइज, कंपैरेबल साइज, कंपैरेबल साइज ऑफ, comparable size of, comparable size of molecule, comparable size of molecule of different component, of different component, of different component, of different component will favor, of different component will favor, will favor, will favor the dissolution, will favor the dissolution, will favor the dissolution। ठीक है, कंपोनेंट का जो मॉलिक्यूलर साइज है अगर वो कंपेरेबल है तो डिसोल्यूशन को फेवर करेगा। क्लियर है? दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर्स है एंट्रोपी, दूसरा फैक्टर्स है एंट्रोपी। लिखिएगा दूसरा फैक्टर एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है भाई? दूसरा फैक्टर लिखिएगा एंट्रोपी, दूसरा फैक्टर है एंट्रोपी। एंट्रोपी देखिए, एंट्रोपी एक साइंटिफिकली टर्म है, ये खास करके थर्मोडायनेमिकल टर्म है। थर्मोडायनेमिक्स आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये एक थर्मोडायनेमिकल टर्म है। अगर इसका हम लिटरल मीनिंग कहें तो एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। देखिए, नेचर की अपनी कुछ आदत है, नेचर कुछ एक खास अंदाज में बिहेव करता है। नेचर की ये आदत है या नेचर का ये रूल है कि रैंडमनेस अपने आप बढ़ेगा, रैंडमनेस अपने आप बढ़ेगा, इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, रैंडमनेस अपने आप बढ़ना है। आप एग्जांपल के रूप में देखिए, आप घर में झाड़ू लगाते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि डस्ट जो है रैंडमली एक तरफ पूरे घर में जमा हो गया है। आप झाड़ू लगा करके क्या करते हैं? डस्ट को एक जगह जमा करते हैं। तो एक जगह जमा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी, लेकिन डस्ट को फैलाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। रैंडमनेस स्वतः होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा, अपने आप होगा। नेचर में ये प्रोसेस अपने आप होता है, रैंडमनेस अपने आप होता है ना। तो ये नेचर का प्रोसेस है कि रैंडमनेस जो है खुद होगा, डिसऑर्डरनेस खुद होगा। ठीक है, आप ये समझिए कि हंगामा अपने आप होता है और हंगामा रोकना आसान नहीं है। क्लियर है? सीधी सी बात है। कभी आपने देखा कि 15 दिनों तक आपके कमरे बंद थे, जब आपने ताला खोला तो देखा कि सारा जो डस्ट था एक जगह जमा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जमा होना रैंडमनेस के खिलाफ है और ये नेचर के खिलाफ है। जमा नहीं होगा कोई चीज अपने आप, लेकिन फैल अपने आप जाएगा, फैल अपने आप जाएगा, रैंडमनेस। तो इसी को साइंटिफिकली एक टर्म दिया गया एंट्रोपी। क्लियर है? एंट्रोपी की बात करिए तो आप ये बताइए, सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? निश्चित रूप में गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी, क्योंकि गैस को रैंडम डिसऑर्डर होने में वक्त नहीं लगता, ये अपने आप बहुत तेजी से होगी। लिक्विड भी फैलता है लेकिन गैस के मुकाबले में कम, और सॉलिड गैस के लिक्विड के मुकाबले में भी कम, बहुत कम, बहुत स्लो होता है। आप कई साल रखें तो शायद थोड़ा फैले। क्लियर है? तो अगर बात की जाए रैंडमनेस का, एंट्रोपी का, तो एंट्रोपी ऑर्डर की बात की जाए तो किसकी एंट्रोपी ऑर्डर ज्यादा है? एंट्रोपी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का। फिर किसका होगा? लिक्विड का। और फिर किसका होगा भाई? सॉलिड का। तो इसका मतलब यह है कि अगर कंपोनेंट सॉलिड है तो यह जल्दी फेवर नहीं करेगा सॉल्यूशन बनाने में। अगर कंपोनेंट लिक्विड है तो सॉलिड के मुकाबले में जल्दी फेवर करेगा, और कंपोनेंट अगर गैस है तो ये और जल्दी सॉल्यूशन बनेगा, है कि नहीं?
आप एक काम कीजिए, चेक करिए, आप एक गिलास पानी ले लीजिए, शरबत रूह अफ़ज़ा सब जानते हैं, है ना, 1 चम्मच शरबत रूह अफ़ज़ा लेके उसमें डाल दीजिए और देखिए, उसे इंतज़ार करिए, ठीक है। आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो गया। आप बगल में ठीक उतना ही पानी ले लीजिए, 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, आप देखिएगा कि रूह अफ़ज़ा के मुकाबले में, ठीक है, वो जो चीनी है उसे ज़्यादा टाइम लगेगा घुलने में। क्यों? क्योंकि चीनी सॉलिड था, उसकी एंट्रोपी कम थी, उसमें रैंडमनेस कम था, वो रैंडम कम हुआ, वो बिखरा कम, स्कैटर हुआ कम, मिला कम, इस वजह से उसे सॉल्यूशन बनने में, होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूट होने में, चारों तरफ फैलने में टाइम लग गया। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस केस में कंपोनेंट का एंट्रोपी ज्यादा होगा, जिस केस में कंपोनेंट का एंट्रोपी ज्यादा होगा, वो आसानी से सॉल्यूशन बनाएगा। तो हम कह सकते हैं एंट्रोपी विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। एंट्रोपी विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। एंट्रोपी विल फेवर formation of solution. Formation of solution. Entropy will favor formation of solution. Entropy will favor formation of solution. एंट्रोपी जो है फॉर्मेशन के जो फेवर सॉल्यूशन को बनाने में आसानी करेगा, आसान करेगा, है ना। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए। इन सब से और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जिसे आप सी नंबर में देख रहे हैं, इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, आप समझिए इस बात को। मैंने एक कंपोनेंट लिया, ठीक है, मान लीजिए ये लिक्विड कंपोनेंट है ए, प्योर ए। ये मैंने लिया दूसरा कंपोनेंट, ये भी लिक्विड है, प्योर बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए और बी को मिक्स कर दिया, मिक्स किया गया। तो मिक्स करने के बाद एक और लिक्विड मिला जो सॉल्यूशन ऑफ ए बी है, सॉल्यूशन ऑफ ए बी है, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। ये भी एक लिक्विड है, मान लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, जरा इस पर गौर करिए, ये जब प्योर ए था तो क्या था भाई, बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा थे। लिक्विड का मतलब क्या है? लिक्विड सैंपल हुआ ना। इट इज नॉट ए सिंगल कंपाउंड, इट इज नॉट ए सिंगल मॉलिक्यूल, इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज नॉट ए सिंगल मॉलिक्यूल, इट हैज एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यानी ये मॉलिक्यूल अकेला मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल का समूह है, 1-2 मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल का जमावड़ा है, इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन भी होगा, जो हम कई किस्म के इंटरेक्शन देखते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, वान डेर वाल इंटरेक्शंस, ठीक है ना। तो अगर बात करें हम, तो प्योर ए में एक इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में, जिसे हम EAA से इंडिकेट कर रहे हैं। EAA मतलब इंटरेक्शन एनर्जी कह सकते हैं, किसके बीच में है? बिटवीन ए एंड ए मॉलिक्यूल। इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन ए एंड ए मॉलिक्यूल। वैसे ही बी और बी के बीच भी इंटरेक्शन होगा, बी और बी के बीच भी इंटरेक्शन होगा। बी का मतलब है इंटरेक्शन ऑफ बी मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन बिटवीन बी मॉलिक्यूल। ए के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, बी और बी के मॉलिक्यूल इस टेस्ट ट्यूब में आपस में जुड़े हुए हैं। जब इन दोनों को हमने मिलाया और ए और बी के सॉल्यूशन बनाया, तो अब क्या होगा? अब यहां जो है सिर्फ ए नहीं होगा, ए और ए के बीच भी इंटरेक्शन होगा, बी और बी के बीच भी इंटरेक्शन होगा, और ए बी के बीच भी इंटरेक्शन होगा। यानी कि मॉलिक्यूल ए और बी के बीच भी इंटरेक्शन होगा। सॉल्यूशन बनने की शर्त यह है कि ए जैसा इंटरेक्शन ही ए और बी के बीच भी हो, बी और बी के जैसा ही इंटरेक्शन ए और बी के बीच भी हो। अगर ये इंटरेक्शन ए और बी के बीच नहीं होगा तो दोनों अलग अलग रहेंगे, मिल नहीं सकेंगे, घुल नहीं सकेंगे, एक साथ होमोजेनसली मिक्स नहीं हो सकेंगे। तो सॉल्यूशन बनने की एक शर्त यह है कि जो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो?
इंटरेक्ट करें, इंटरेक्ट करके घुल जाए, एक दूसरे के साथ मिल जाए, तो इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बहुत जरूरी है। इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जरूरी है। अगर दोनों कंपोनेंट में ए और बी के बीच इंटरेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, वो डिसॉल्व नहीं करेगा। दैट मींस इंटरेक्शन एनर्जी का होना जरूरी है, इंटरेक्शन का होना जरूरी है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, सॉल्यूशन को फेवर नहीं करेगा, सॉल्यूशन के फॉर्मेशन को फेवर नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इंटरेक्शन एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स है। बात समझ में आ रहा है? देखिए इसे इस तरीके से समझिए, लेट ई ए इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी, आप इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म में भी बात कर सकते हैं। यानी कि दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जब फोर्स है तो उसका कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी, तो हम एनर्जी के टर्म में बात कर ले, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म में भी बात कर सकते हैं। EAA इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन ए एंड ए मॉलिक्यूल, ए एंड ए मॉलिक्यूल, क्लियर है? दूसरा है बी और बी इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन बी एंड बी मॉलिक्यूल, बी एंड बी मॉलिक्यूल, बी एंड बी मॉलिक्यूल। और तीसरा है EAB इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल, ए एंड बी मॉलिक्यूल, ए एंड बी मॉलिक्यूल, ये मान लिया हमने। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिए। अब इसके बाद समझिए, इसके बाद जो मैं कहना क्या चाहता हूं ये समझिए। ये है एक बर्तन, जो भी कह लीजिए वेसल्स, इसमें ए और ए मौजूद है पहले से, और इसमें हमने लिक्विड डाला है। क्या डाला है? लिक्विड। वो लिक्विड क्या है? बी और बी, प्योर बी और बी, ये हमने लिक्विड डाला है। ये बी और बी है, ठीक है? इसमें बी और बी है। अब ये क्या हो रहा है? ये लिक्विड इसमें गिर रहा है ना? अब गिरने के बाद क्या होना है? गिरने के बाद होना यह है कि ए और ए के बीच बॉन्ड टूटे, बी और बी के बीच बॉन्ड टूटे, ठीक है? ए और बी के बीच, ए और बी के बीच बॉन्ड बने, यानी ए प्लस बी मिलकर ए बी बनाए, तब जाके डिसॉल्व होगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे ए और ए के बीच बॉन्ड टूट जाएगा, सारे बी और बी के बीच बॉन्ड टूटेगा, लेकिन कुछ ए और ए के बीच बॉन्ड टूटे, कुछ बी और बी के बीच बॉन्ड टूटे, और जो बॉन्ड टूटा है ए और बी उसके बीच बॉन्ड बने। क्लियर है? अब आप खुद सोचिए, बॉन्ड तोड़ना क्या है? बॉन्ड तोड़ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। यू हैव टू इन्वेस्ट एनर्जी। बॉन्ड तोड़ना हमेशा क्या है? किसी चीज को तोड़ना, कोई दो चीजें हैं, उसे अगर आप अलग करना चाहते तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर एनर्जी। आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, खींच के तोड़ेंगे ना। तो ए और ए के बीच में अगर हमने बॉन्ड तोड़ा है तो क्या हुआ? एनर्जी देनी पड़ी। एनर्जी देने का मतलब हो गया कि ये एक कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी आपको देना पड़ा ना, सिस्टम को एनर्जी देना पड़ा, है ना? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। एंडो, ये भी एंडो हो जाएगा। लेकिन जब ए और बी आपस में जुड़ेंगे
तो ये अपोजिट प्रोसेस है, अपोजिट प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी एक्सो, क्लियर है, ये एक्सो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ए और बी का बनना एक्सो है और इन दोनों का बनना एंडो है, क्लियर है। अब आप ये देखिए गौर से, एक ए टूटने पर दो ए बना, एक बी टूटने पर दो बी बना, तो निश्चित रूप से दो ए और दो बी मिलकर के, दो ए और दो बी मिलकर के जितने टूटेंगे सब बनेगा ना, 2ab बनाएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है, जो एनर्जी है EAA, ये एंडोथर्मिक है यानी पॉजिटिव है, EB और B क्या है, ये पॉजिटिव है एंडोथर्मिक है, EAB जो है ये क्या है, नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक है। बात समझ में आ रहा है? ये कितने हैं, दो, ये कितने हैं, दो, और ये 1 1 है। अगर मान लें, गौर से सुनिए, अगर मान लें कि 2 गुना EAB ये जो एनर्जी है वो बराबर हो, ठीक है, बराबर हो किसके, EA प्लस EB और B के बराबर हो, तो इसका क्या मतलब है, अगर ये दोनों बराबर है, यानी आप समझिए इस चीज को, जितना मुझे एनर्जी तोड़ने में लगा उतना ए और बी के बनने में फिर वापस मिल गया, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन कैन बी फॉर्म, सॉल्यूशन विल फॉर्म, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन विल फॉर्म, दैट मीन्स, दैट इज मिसिबिलिटी, मिलना, मिसिबिलिटी, मिसिबिलिटी फेवर्स, मिसिबिलिटी को फेवर होगा। फिर समझ लीजिए, मैं समझा दूं, जब ए और बी को मिलाएंगे तो ए और बी को मिल करके अगर सॉल्यूशन बनना है तो क्या होगा, कुछ ए के मॉलिक्यूल टूटेंगे, कुछ बी और बी के मॉलिक्यूल टूटेंगे, और जो सारे मॉलिक्यूल टूट जाएंगे वो ए और बी आपस में फिर जुड़ेंगे, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तोड़ना हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तोड़ना। अब बॉन्ड का बनना हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्लियर है। अब ये देखिए, ए के बीच बॉन्ड टूटा वो भी पॉजिटिव, बी और बी के बीच बॉन्ड टूटा वो भी पॉजिटिव, लेकिन ए और बी के बीच जो बना वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि जब हम ए और बी को मिलाएंगे तो जितनी एनर्जी मुझे तोड़ने में लगेगा उतना ही ए और बी के बीच बनने में मिल जाएगा वापस, यानी कि नेट इफेक्ट जीरो है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं हुई। तो दैट मीन्स सॉल्यूशन विल फॉर्म, दैट इज मिसिबिलिटी फेवर्स, मिसिबिलिटी फेवर्स होगा। अब हम ऐसे कहें कि ये ज्यादा है, अगर मैं ये कहूं कि 2 गुना EAB, ये जो 2 गुना EAB इसका वैल्यू EAA प्लस EB और B से ज्यादा है, यानी कि जितना तोड़ने में मुझे एनर्जी देना पड़ा उससे ज्यादा सॉल्यूशन बनने में एनर्जी निकल गया, तो ये तो फेवर करेगा ना, मिसिबिलिटी विल इंक्रीज। सॉल्यूशन बनना तो छोड़िए, मिसिबिलिटी विल इंक्रीज, दिस इंप्लाइज miscibility will increase, miscibility will increase, miscibility will increase, miscibility increase करेगा। अब इसका अपोजिट देखिए, अगर मैं ये कहूं कि जितना एनर्जी तोड़ने में लगा वो सारा एनर्जी नहीं मिल रहा है, यानी इसके जो एनर्जी है वो कम है, EAA प्लस बी और बी। मैं ये कहूं कि जितना एनर्जी आपने ए को तोड़ने में, बी और बी को तोड़ने में लगाया उससे कम एनर्जी मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट इफेक्ट, आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी आपको बाहर से एनर्जी देनी होगी। बाहर से एनर्जी देने का तरीका मतलब है कि आप उसे हिलाइए, शेक करिए, यानी आप अपने मैकेनिकल एनर्जी को उसमें इंट्रोड्यूस कीजिए या गर्म करिए, हीट एनर्जी दीजिए, तो इसका मतलब क्या है, मिसिबिलिटी विल नॉट फेवर, इसको मिसिबिलिटी फेवर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स मिसिबिलिटी विल not favor, miscibility will not favor, miscibility will not favor, miscibility will not favor, miscibility favor नहीं करेगा। एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर देख लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए, अगर हमने ए को बी से मिलाना शुरू किया, ए प्योर है,
बी प्योर है, मिलाना शुरू किया। तो ये सॉल्यूशन तभी बनेगा जब कुछ ए और ए के बीच का बॉन्ड टूटे, कुछ बी और बी के बीच का इंटरेक्शन खत्म हो और कुछ ए और बी के बीच इंटरेक्शन बन जाए, तभी तो बॉन्ड बने, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। अब आप फैसला करिए, ए और ए के बीच या बी और बी के बीच बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगा, एनर्जी जहां लगता है उसको एंडो कहते हैं। ऐसे समझिए कि मान लिया 5 जूल यहां लगा, 5 जूल यहां लगा, टोटल 10 जूल एनर्जी लगा तोड़ने में। अब ए और बी जब मिले तो सपोज दैट 10 जूल एनर्जी वापस मिल गया, यानी नेट इफेक्ट यह है कि कोई मेहनत नहीं लगा, जितना आपको तोड़ने में लगा उतना वापस मिल गया। तो ऐसे कंडीशंस पर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, क्या लिखा आपने? सॉल्यूशन विल फॉर्म, दैट इज मिसिबिलिटी फेवर्स। अब ऐसे सोचिए 5 जूल इसमें लगा, 5 जूल इसमें लगा, यानी 10 जूल आपको एनर्जी तोड़ने में लगा और इसमें जो है सपोज दैट 9 जूल ही एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके सॉल्यूशन बनेगा, दैट मींस मिसिबिलिटी विल नॉट फेवर। ऐसे सोचिए 5 5 10 जूल एनर्जी आपको लगाना पड़ा, अब 15 जूल एनर्जी निकल जा रहा है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक अपने आप जो है वो डिसॉल्व होने लगेगा, यानी मिसिबिलिटी विल फेवर। तो आप याद रखिए कि इंटरेक्शन एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी केस में या फिर किसी भी सॉल्यूशन के बनने में। ठीक है, तो इस तरीके से 3 फैक्टर्स आपने देखे। उम्मीद है कि अगले क्लास में हम लोग और डिस्कशन करते हुए हेनरी लॉ की तरफ बढ़ेंगे। आज इस वीडियो सीरीज में इतना ही। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। ठीक है, गुड डे।